हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों को काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी खान सर की कई मेरे को डिमांड्स आ रही थी कि आप 1970 वॉर के ऊपर करो, 1965 वॉर की। भाई वो करेंगे, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, उसको रिफ्रेश करने के लिए हम करेंगे। देखो वो मेमोरीज हमारी कभी ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएंगे, लेकिन उस पर भी मैं करूँगा। बहुत सारे लोगों की डिमांड है, बार बार मेरे को कमेंट्स में आ रहे हैं कि खान सर की वॉर वाली 1971 की वॉर का स्पेशली आ रहा है, तो भाई उसका भी करेंगे। तो रिसेंट अभी मैं थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं, रिसेंट जो मामले चल रहे हैं इसी वजह से मैं वो अभी थोड़ा सा मैंने रोका हुआ है। तो जो हमारे अभी अफेयर वर्ल्ड अफेयर में चल रहा है उससे थोड़ा सा पीछे है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा करंट जो चल रहा है सिनेरियो उसके बराबर पहुँच जाए, उसके बाद फिर हम वो भी बीच बीच में उसकी कर देंगे। तो आप टेंशन मत लो भाई लोग, हो जाएगा सब। हम अपने चीज़ें नहीं भूलते, हिस्ट्री को हम बार बार देख देख के हम सीखते रहते हैं कि क्या हमने किया था, क्या गलतियां थी, क्या हमने उससे सीखा। चलिए, जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं खान सर की लेके आया हूँ। खान सर जीएस रिसर्च सेंटर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो प्लीज़ आप इंडियन जो हैं सारे अपने यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करा करो, अपने सपोर्ट किया करो यूट्यूबर्स को जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि हमें इससे ही स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे इंडिया को इससे ही स्ट्रेंथ मिलेगी इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। तो बाकी जो दुनिया से लड़ना है, हम चाइनीज़ में मैंड्रिन में तो बोलते नहीं है, इसलिए चाइना के साथ हमारा थोड़ा दूसरा फड्डा है, वो हमें अपने खुद को अवेयर करना होता है। लेकिन पुरखियों को जलाना होता है, उनकी ठोकनी होती है, उनकी बजानी होती है। तो वो हमारी लैंग्वेज लेके गए हुए हैं उर्दू, ठीक है। तो पंजाबी भी टूटी फूटी बोल देते हैं, उर्दू भी, सारी लैंग्वेज ही टूटी फूटी बोलते हैं। तो उनको समझाने के लिए, उनको ठोकने के लिए हम ये वीडियो करते रहते हैं। तो बेसिकली हमारा फोकस जो नेशन फर्स्ट का है वो पाकिस्तानी है। तो एंड में मैं आपको दो तीन चीज़ें पाकिस्तान में के बारे में बताऊंगा कि आपको बहुत खुश हो जाओगे। जो पाकिस्तान के बारे में मैंने ऑब्जर्व की हैं, जब मेरे को लग रहा है कि अगले साल कुछ बड़ा होने वाला है। तो जो खान सर ने इस वीडियो का टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल जवारी किल्ड बाय यूएस ड्रोन, ठीक है। बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, पाक आर्मी ऑफिसर किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो खान सर का बताने का तरीका बहुत अच्छा होता है, पाकिस्तानियों की बहुत जलती है इससे। तो हमें तो मज़ा आता है, ठीक है, सीखने का मौका मिलता है, हंसी खेड़ी में चल जाता है, सारा सीखने को मिल जाता है। चलिए खान सर इसमें क्या कहते हैं वो देखते हैं। पहले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद। अलकायदा का सरगना यानी सर्वे सर्वा ऐमान अल जवाहिरी मारा गया। ये 9/11 हमला का एक मास्टरमाइंड था। देखिए, जब 9/11 हमला हुआ था, 9/11 2011 में 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। देखिए, जब अमेरिकन भाषा लिखते हैं ना तो उससे थोड़ा पहले महीना लिख देता है सब, अब बाद में तारीख लिखता है सब। तो जैसे ये 9 जो लिख रहा है ना, ये महीना है, सितंबर महीना। अभी अगस्त 8वां चल रहा है, सितंबर 9 आएगा, तो सितंबर पहले लिखता है। तो 9 सितंबर 2001 को हमला हुआ था। और हम लोग पहले तारीख लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ हुआ था 26/11 यानी 26 नवंबर, तो हम लोग पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद महीना लिखते हैं। आई सीबीएसई वाला जो है सब ना पहले महीने में लिख देता है, उसके बाद डेट लिखता है सब। तो ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे धमाका से उड़ा दिया था। उसके बाद से तो अमेरिका इनको खोज रहा था और 10 साल बाद मार के गिराया। 2001 में इसने हमला किया और 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद से मार के ओसामा बिन लादेन को गिरा दिया यहाँ पर 2 मई 2011 को। यानी 10 साल बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का बदला ले लिया था। इस बदले में जो एबटाबाद मारा गया था वो भारत की सीमा से महज 25 से 30 किलोमीटर था। पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे मारा गया था। इस ऑपरेशन को अमेरिका के सील कमांडो ने, नेवी के सील कमांडो ने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया था। लेकिन इस हमले का जो मेन मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन तो फेस था, जबकि पूरा बैकग्राउंड पूरी संभालता था ऐमान अल जवाहिरी। ये पेशे से एक डॉक्टर था, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। तो ये सब पढ़े लिखे थे सब, पता नहीं कैसे इधर चला आया सब यहाँ पर। हम लोग के यहाँ तो छोट मोट गुंडा तबाही मचा देता है, तो देखते हैं विकास दुबे वगैरह, जो इंटरनेशनल है सब, भयानक भयानक मारता है सब, होलसेल में उड़ाता है सब। तो ओसामा बिन लादेन एक फेस वैल्यू था अलकायदा का, जबकि सारा अंदर का ऑपरेशन ऐमान अल जवाहिरी देख रहा था। तो 2011 में जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो अगला जो पूरा इसका सुप्रीम कमांडर, जिसे ये लोग कहते हैं सरगना, वो ऐमान अल जवाहिरी बना। ऐमान अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका पहले बहुत बार किया, कई बार इसके प्रयास असफल रहे। तो इसकी टोटल जिम्मेदारी सीआईए को सौंप दिया गया। ऐमान अल जवाहिरी की रेकी सीआईए कर रही थी। इसे फरवरी में ही इनपुट मिल गया था कि ऐमान अल जवाहिरी हक्कानी ग्रुप के साथ मिलकर काबुल में शिफ्ट हो गया है। तो इसने काबुल के आसपास के घरों की रेकी करने चालू किया। इसने क्या किया, सीआईए ने महिलाओं को भर्ती किया और वहां की महिलाओं को उस एरिया की रेकी करने के लिए दिया गया। तो काबुल के एक बिल्डिंग में पाया गया कि यहाँ ऐमान अल जवाहिरी जैसा
जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति आता है खिड़की पर, तो यहाँ से कुछ दूरी पर ड्रोन कैमरास को फिट किए गए और सैटेलाइट इमेजिंग ड्रोन से फिगर लाया गया, जिससे ये पता चल गया कि अयमान अल जवाहिरी अक्सर इस बालकनी में आता है और ये कंफर्म हो गया कि अल जवाहिरी है। तो इसको जो बाइडेन ने परमिशन दिया और संडे के दिन अयमान अल जवाहिरी को ड्रोन से एक मिसाइल अटैक किया गया जो सीधे इसके छाती पे घुस गया और ब्लास्ट कर गया। इस ड्रोन के ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई, केवल अयमान अल जवाहिरी मरा। और देखिए अगल बगल की बिल्डिंग को भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, केवल वो रेलिंग गया है। इसको मारा गया था रीपर मिसाइल से, रीपर ड्रोन से। ये रीपर ड्रोन एक हमलावर ड्रोन है, एक बहुत लंबे समय तक इंड्योरेंस कर सकता है हवा में। इसमें हेलफायर मिसाइल लगाई गई थी। इस हेलफायर मिसाइल की खासियत है कि आगे वाले भाग में इसमें गाइडेंस सिस्टम है और पीछे वाले भाग में फ्रेगमेंटेशन है। मतलब इस फ्रेगमेंटेशन मतलब ये नोकीले नोकीले इसमें धातु के रॉड होते हैं जो सीधे किसी के व्यक्ति के अंदर घुस सकते हैं। और इसे मारा गया जब, तो ये सीधा यहाँ पे अयमान अल जवाहिरी खड़ा था, सीधे आके एकदम छाती पे घुस गया, किसी को पता भी नहीं चला। ये ब्लास्ट नहीं होता है बल्कि धारदार चाकू की तरह शरीर के अंदर घुस जाता है और अयमान अल जवाहिरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद सारे आतंकवादी एक हो गए, सब अलकायदा, तालिबान और पाकिस्तान में पन रहे जो पाकिस्तान का तालिबान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, टीटीपी जो है, वो सब एक हो गए। और इन तीनों को ये लगने लगा है कि इस हमले में पाकिस्तान ने इसका साथ दिया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी सॉफ्ट हुआ है आतंकवाद के मुद्दे पर। अमेरिका जिस तरह से कहता है आतंकवादियों को, पाकिस्तान अब उस तरह से दबाने लगा है क्योंकि इनके पास भिखमंगे हो गए, पैसे नहीं है यहाँ पर। तो अब ये तीनों मिलकर इनसे दुश्मनी कर लिया। अब इन चोट्टों को समझ में आ रहा है कि सांप पालेंगे तो एक दिन तुम्ही को काटेगा यहाँ पर। अब क्या हुआ है कि अमेरिका यहां पर, इसी बीच बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। बलूचिस्तान 2030 में बलूचिस्तान टूट के अलग होगा। पहला विभाजन पाकिस्तान का हुआ बना जब 1947 में, 1971 में यहां हुआ, 2030 में यहां हो गया। बलूचिस्तान में बाढ़ आया हुआ था और बलूचिस्तान में यहां से आर्मी के टॉप कमांडर्स का हेलीकॉप्टर जा रहा था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी वहां बलूचिस्तान रिबल्स ने हमला किया था। इस हमले कहिए या दुर्घटना कहिए, इसमें यह पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और उसमें टॉप लेवल के अधिकारी थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ये अगले सेना प्रमुख होने वाले थे और इमरान खान के काफी करीबी थे। हमारा चचवा तो ऐसे ही गया, सोच रहा उसका करीबी मारा गया। दूसरा ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ये ब्रिगेडियर रैंक के थे। ब्रिगेडियर खालिद, ये इतने बड़े बड़े अधिकारी थे। मेजर अहमद, मेजर मन्नान, ये इतने बड़े बड़े अधिकारी इसमें मारे गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुर्घटना भी हो सकता है और साथ में ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान रेबल्स ने यह किया है। देखिए पाकिस्तान अलकायदा के मारे जाने से यहाँ पे एक बलूचिस्तान रिबल आतंकवादी मतलब उग्रवादी पहले से अलगाववादी है। यहाँ तहरीके तालिबान है जो पाकिस्तान को कहता है कि जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा किया हम पूरे पाकिस्तान को कब्जा करेंगे। यहाँ अलकायदा मराया है वो ऐसे ही भड़का हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और तालिबान का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। अब सारे आतंकवादियों की वजह से पाकिस्तान क्या हो चुका है, पीस गया है और बहुत जल्दी अब उसका यह वाला एरिया बलूचिस्तान हाथ से जाने वाला है। इसको समझिए कैसे। देखिए पाकिस्तान के पास पैसे की कमी थी तो पाकिस्तान बहुत बार अमेरिका से कहा, अमेरिका ने तो फोन भी नहीं किया पाकिस्तानियों को यहाँ पर। तो वहाँ के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने जो बाइडेन से डायरेक्ट कहा कि हम आतंकवाद के खात्मे में आपकी मदद करेंगे, लेकिन प्लीज आप आईएमएफ को कहिए कि वो इन्हें लोन प्रोवाइड करे। तो आईएमएफ कुछ हद तक विचार कर रहा है लोन का, इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत हेल्प किया होगा अमेरिका का यहाँ पर। अब पाकिस्तान के पास पैसे है नहीं, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है, इनके पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार एकदम गिर चुका है, $8 बिलियन का। इन चोटों के पास $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है और कर्जा इनके पास $250 बिलियन का। ये चोट्टा किस यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़े हैं सब हमको नहीं समझ में आ रहा है। औकात है 8 बिलियन की, पैसा लिए हैं $250 बिलियन की और इनका 1 रुपया, पाकिस्तान का 1 रुपया, जो पाकिस्तान का जो रुपया है इतना नीचे गिर गया है कि $1 240 रुपया पहुंच चुका है। तो अब इतना महंगाई, अभी हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ $1 69 से 80 रुपये के बीच में, 80 राउंड द फिगर, 80 से थोड़ा बहुत आगे पीछे की ओर जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं 3 गुना भयानक, तो हमसे 3 गुना महंगाई में जा रहा है यहाँ पे। जबकि आबादी देखिए कितना कम है, उत्तर प्रदेश बराबर आबादी है, ये छोटा सबसे इतनी चुकी आबादी को नहीं संभाल पा रहा है, तो क्या कहेगा सब इसको। तो खैर अमेरिका कुछ हद तक मदद कर रहा है, लेकिन जैसे अमेरिका मदद करेगा आतंकवादी इनके ऊपर चढ़ जाएंगे सबकी ससुरा, तूने हमको क्या करिया, मरवा दिया। अब इनके पास पैसे नहीं है, अब ये जाएंगे कहाँ पे, अपनी जनता को भूखे मरने तो छोड़ेगा नहीं कोई भी देश, तो लोन भी चुकाना है। तब ये गए लोग लोन मांगने कहाँ पे, चाइना के पास। कहें लोग कि भैया हमको लोन दे दो। आखिर ये लोग तो अल्टीमेटली चाइना के ही रखेल हैं ये लोग, तो लोन मांगने वहां गए, लेकिन हो गया यहाँ खेला। चाइना के पास अभी भयंकर बवाल चल रहा है। चाइना ने पूरी दुनिया में घूम घूम लोन बांटा था,
श्रीलंका में बांटा, अफ्रीका में बांटा, बांग्लादेश में बांटा, म्यांमार में बांटा, और सारे देश लोन चुका नहीं पाए। अब चाइना के बैंकों के पास पैसा हो गया खत्म, और जो लोग चाइना के बैंकों में पैसा रखे थे वो लोग गए मांगने कि हमारा पैसा दो, तो बैंक कर रहा आपका पैसा तो श्रीलंका को दिए थे डूब गया, आपका पैसा माली को दिए थे डूब गया, आपका बांग्लादेश को दिए थे डूब गया, म्यांमार को दिए थे डूब गया। अब वहां के लोग भयानक सड़कों पे उतर गए कि चोट्टा हमारा पैसा तुम डुबा दिए यहाँ पे। तो चाइना गवर्नमेंट ने सड़कों पे टैंक उतार दिया, कहा कि ससुरा तू नहीं, तुम ज्यादा कूदेगा उड़ा देंगे तोरा टैंक कैसे, यहाँ पर इतना खतरनाक है सब। तो एक तो इनके पास पैसा नहीं है, ये पैसा देने वाले भी नहीं है। दूसरा, चाइना फंसा हुआ भी ताइवान इशू वाले पर, तो चाइना इनको पैसा नहीं दिया। दूसरा, चाइना के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इधर कई ऐसी घटना हुई हैं जो पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें चाइनीज वर्कर मारे गए हैं और टारगेटेड मारे गए हैं। दासू डैम में मारे गए थे, उसके बाद चाइनीज सब AK-47 लेके ड्यूटी करता था, बस से जो जा रहे थे उस बस को जला दिया गया, चाइनीज जिंदा जल गए वहां पे। तो डर के मारे चाइनीज ऐसे लाइन लगा के भागने लगे वहां पर, कराची एयरपोर्ट से भाग गए, सोच कहाँ रहेंगे हम चाइना में। तो चाइना पाकिस्तान के ऊपर लोन तो दिया नहीं, कर्जा माफ किया नहीं, उल्टे लगा दिया 11.6 मिलियन डॉलर का फाइन कि दे चट्टा कहीं का, हमारे नागरिक मरे हैं, सुरक्षा दो नहीं तो इतना पैसा दो यहाँ पर। तो पाकिस्तान के पास तो था नहीं, गरीबी में आटा गीला हो गया। पाकिस्तान को हर हाल में अपना कर्ज हटाना पड़ेगा वरना पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान के संसद ने एक ऐसा विधेयक पास कर दिया कि पाकिस्तान अपने किसी भी एसेट्स को, जैसे हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया या फिर बंदरगाह हो गया, इसे विदेशी को बेच सकते हैं, और इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। सोचिए कि ये लोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट को साइड कर दिए। अब इन्होंने ग्वादर पोर्ट तो बेच रखा है, ग्वादर पोर्ट बचा नहीं, इनका एयरपोर्ट कोई लेने वाला है नहीं यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये हाईवे वगैरह को बेचे कि भैया तुम यहाँ से टोल वसूल के ले जाओ यहाँ पर। हद तो तब हो गया वहाँ की महिलाएं इसका विरोध करने लगी, क्योंकि चाइनीज जो थे पाकिस्तानी लड़कियों को लेके जाने लगे चाइना में। किसी भी देश के लिए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। ये पाकिस्तानी न्यूज है, देखिए यहाँ पाकिस्तान का झंडा भी है, ये पाकिस्तानी लड़की को गर्ल को लेके जा रहा था चाइना में, यहाँ पे विरोध हो गया यहाँ पे। तो अब पाकिस्तानी लड़कियां अब जाएंगी कर्जा उतारने के लिए। यार कोई भी देखो, हम लोग को भी इतना शर्म लगता है देश सुनते कि पाकिस्तान वालों का क्या क्या हाल हो गया वहां पे, ये हाल है। और पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे, तो ये आप ही के यहाँ का न्यूज है, ये हमारे यहाँ का न्यूज नहीं है। चाइनीज भड़क गया कि हम ले के जाएंगे उसको यहाँ पर, तो ये हाल हो गया पाकिस्तान का। और उसके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। CPEC सड़क में ऑलरेडी उसने कर्जा ले रखा है, इतना बड़ा सड़क बनाने में और चारों ओर फैक्ट्री लगाने में, फैक्ट्री तो लगी नहीं। दूसरा, ग्वादर पोर्ट इसने 40 साल के लिए लीज पर दे रखा है, तो इसके पास अब बेचने के लिए कुछ है नहीं। अब चाइनीजों का बलूचिस्तान के एरिया में कब्जा होते जा रहा है। बलूचिस्तान खनिज संपदा से बहुत भरा हुआ है, और बलूचिस्तान के खनिज को चाइना निकाल रहा है, और यहाँ बलोच वाले मिल के उसको मार रहे हैं। बलोचों का कहना है कि ससुरा हमको अलग करो, जब तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो तो हमको अलग करो। देखिए पाकिस्तान की समस्या समझिए, कोई भी देश को एजुकेशन बहुत जरूरी है, और ना उस देश के अंदर जाहिलियत भर जाएगी। पाकिस्तान में जो पंजाबी लोग हैं उन्हें ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। कहा जाता है कि गोरे गोरे लोग होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वैल्यू पंजाबियों को दिया जाता है, उसके बाद वैल्यू सिंधियों को दिया जाता है। पाकिस्तान में यही दो लोग इज्जत से जी सकते हैं, और सबसे कम वैल्यू दिया जाता है बलोचों को। तो बलोच को इज्जत नाम की कोई चीज नहीं मिलती है। हालांकि अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा तो पंजाबियों की इज्जत होती है, उसके बाद सिंधियों की, बची कुची जो इज्जत एकदम कचड़ा बराबर देते हैं सब बलोचों को। इससे भी गए गुजरा इज्जत देते हैं सब बंगाल को, पूर्वी पाकिस्तान को। ये बांग्लादेश जिसे देख रहे हैं ये तो पूर्वी पाकिस्तान था। ये पाकिस्तानी इन्हें कहते थे कि ये बंगाली काले होते हैं, इन्हें किसी काम लायक नहीं रखते थे। तो यही हुआ कि बंगाल में मुक्ति वाहिनी खड़ी हो गई, और 1971 में भारत के सहयोग से यह मुक्ति वाहिनी ने आजाद करा दिया, और 1971 में बांग्लादेश टूट गया। यह इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा 50 सालों के बाद, 60 सालों के बाद, 2030 तक यहां से बलोच भी अलग हो जाएगा। बलोच का कहना है कि ससुरा तुम हमको निम्न कैटेगरी का समझते हो, तो हम क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे यहाँ पर। तो बलोच अब यहां से 2030 तक क्या हो रहा है, ये अलग होने की लगभग 99.99 संभावना है कि बलोच अलग हो जाएगा। तो बलोच को समझिए, बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया 1 अप्रैल 1948 को, जबरदस्ती यहाँ बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। तभी से बलूचिस्तान में यहाँ इसका विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान का जो एरिया है, टोटल पाकिस्तान का 40% एरिया है ये बलूचिस्तान, लेकिन यहाँ आबादी इतनी कम है, महज 7% आबादी रहती है, 7%, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से पहाड़ और पठार है। लेकिन यहाँ खनिज संपदा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के टोटल गैस और पेट्रोलियम का 45% इसी बलूचिस्तान से निकलता है।
उसका टोटल खनिज जो मिनरल है, कॉपर है, ये सब है, ये सब बलूचिस्तान से निकलता है। इसकी सीमा अफगानिस्तान से और ईरान से लगती है, इसलिए इसका स्ट्रेटेजिक महत्व भी है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह भी यहीं से है, सीपीसी सड़क भी इधर ही जा रहा है। लेकिन इन सारे चीज़ों में बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया गया, ना ही कोई कायदे की यूनिवर्सिटी खोली गई, ना ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाया गया। यहाँ किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया गया और उल्टा तो यहाँ पे सेना लगा दिया गया जो यहाँ लोगों को घर में घुस घुस के मार देती है, और चाइनीजों को भर दिया गया जो यहाँ की लड़कियों को उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये एरिया में भीषण बवाल हो गया है। अब इन लोगों का कहना है कि हम क्या रहेंगे, अलग रहना चाहते हैं। तो ये बलोच वाले लोग अलग रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे डबल समस्या समझिए कि बलोच जो है, इनको भारत का समर्थन है, ये भारत के मतलब फेवर में रहते हैं। देखिए जब भी बलोच का झंडा देखिएगा तो इंडिया का झंडा साथ में रहेगा। तो बलूचिस्तान में ये अशांति देखकर यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भाई साहब देख रहे हैं, ये जो हीरो की तरह है, तो हम लोग के लिए तो ठीक है, ससुरा मार रहा है पाकिस्तान को, मार भाई तुम और तगड़ा एकदम यहाँ पे। तो हम लोग के लिए क्या कचरा है, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। इंटरनेशनल रिलेशन में तो यही होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा एथिक्स वाले हैं, खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते हैं इनका। लेकिन आप तो समझदार हैं यहाँ पे। तो तहरीके तालिबान कहता है कि हाँ ये अलग होना चाहिए। दूसरा जो बलोच लोग हैं, लोग बलूच, ये भी अब पाकिस्तान से कहने लगे हैं कि हमको अलग करना है। और हद तब हो गई जब फरवरी में इन बलोचों ने पाकिस्तान के 200 रेंजर जवानों को, उनके जो बीएसएफ होती है रेंजर, मार के मौत के घाट उतार दिया वहाँ पर। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि 26/11 पे हमला कराओगे, कश्मीर में कराओगे, अब तुम ससुरे खुद मरोगे। अब इसमें भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि इनका थोड़ा समर्थन करना चाहिए, जो बलोच हैं। अब इसमें ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने समर्थन नहीं किया था। 2016 में लाल किले पे से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि पीओके और बलोच के लोगों के साथ उनकी सहानुभूति है। इससे बलोच लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया। अब बलोचों का मनोबल बढ़ेगा ना तो ये विद्रोह कर देंगे, लेकिन ये लुका छिपी की तरह नहीं हो पाएगा। और हाँ, ये बात हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, इनके एक लिमिटेशंस है, ये कुछ भी बातों को नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोग तो बोल सकते हैं। हम लोग तो कहते हैं भैया खुला समर्थन है भारत का। बलोच लोगों से कहते हैं कि इशारा समझो, हम लोग भी खुला समर्थन इशारों में ही किए थे मुक्ति वाहिनी का, और 1971 में अलग हुआ था। तो जितने बलोच भाई लोग हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे अइबे करेंगे, हमारा विक्रांत पीछे से आएगा, सब आएगा यहाँ, बस एक बार आगे बढ़िए। सरकार का काम क्या है कि वो खुल के तो कुछ नहीं बोल सकते ना, फंस जाएगी। तो सरकार का काम थोड़ा पर्दे के पीछे होता है। तो हम लोग का काम है बलोच लोगों का मोरल बढ़ाना। तो मोरल हाई हम लोग कर देते हैं, बाकी मटेरियल पहुंचाना सरकार का काम है। हमारी रॉ है, मटेरियल पहुंचा दे। हम लोग के लिए एक फायदा ये है कि हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है लेकिन बोल नहीं सकती। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में एक दबाव बन जाता है कि आप क्यों किसी देश को तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा जब दबाव है कि अगर तुम कश्मीर को अशांत करोगे तो ससुरे हम तो तुम्हारा तूरिये देंगे। और हमें तोड़ने में जाता क्या, पहले से एक्सपीरियंस है हम लोग के पास 1971 का, इसी को दोहरा देंगे 2030 में। और तुम्हारे पास तो अर्थव्यवस्था नहीं है, ससुरे खाए भी ना मर रहे हो यहाँ पर। देखिए बलूचिस्तान का अलग होना या अशांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है कश्मीर के सिक्योरिटी के लिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% एरिया है। अगर ये अशांत हो गया, यहां विद्रोह हो गया आजादी के लिए, तो पाकिस्तान को अपनी सेना को यहां से बुलाना पड़ेगा कश्मीर से, और यहां पर जाके इंसर्जेंसी को शांत करना पड़ेगा, जिससे कि हमें फायदा होगा और कश्मीर शांत होगा। तो कश्मीरी भाइयों की शहादत न हो, कश्मीर शांत हो सके, भारत का कश्मीर भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, वहां भी विकास हो सके। इसलिए कश्मीर के विकास के लिए यह जरूरी है कि एक नए देश का उदय हो। और इसके लिए जहां तक हो सके हम लोग से तो जितना बनता है कर सकते हैं। हम मोरल बढ़ा सकते हैं, आइडियाज आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मटेरियल सरकार ले आएगी। बलोच लोग आप याद रखिए, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, बाकी सारा काम हम लोग कर देंगे यहां से। तो ये बलूचिस्तान का ये एरिया अशांत होना जरूरी है। इससे एक तीर से दो निशान होगा। एक पाकिस्तानी आर्मी इधर मोबिलाइज होगी, दूसरा पाकिस्तान का जो चाइना का ये जो सीपीईसी का सपना है ये भी धाराशायी होगा। ग्वादर पोर्ट का पूरा पैसा फंस जाएगा। अब ससुरा चाइना की मजबूरी बनेगी कि उसको मलक्का होके ही आना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसका आइडिया था कि इधर से इधर अरब सागर में चले जाएंगे, भारत को बाईपास कर देंगे। अब ससुरे बाईपास करके दिखाओ, हिंद महासागर में तो उघारे करके मारेगी इंडियन नेवी तुम चाइनीज लोगों को। तो भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है ये बलूचिस्तान का मामला खेलना। और अभी मौका बहुत बेहतरीन
कठिन है, बलूचिस्तान वाले लोगों के लिए मोरल के साथ साथ मटेरियल की भी जरूरत है, और बलूचिस्तान वाले लोगों को भी कहते हैं एक बार तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक समय था जब पाकिस्तान जो था ना चाइना के गोद में बैठा था। आइए हमारा चचवा क्या बोलता था, ये चोट्टा साला क्या कह रहा था कि हमारी और चाइना की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। चोट्टा कहीं का। अब बोलो कि हमारा और चाइना का कर्जा हिमालय से भी ऊंचा है, समुद्र से भी गहरा है, दूसरे के बल पे कूदेंगे। देखिए मेन आप समझिए गहराई से, कभी भी किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो किसी दूसरे देश पे नहीं कूदना चाहिए। एक समय था ये ससुरा अमेरिका के दम पे कूदता था, बाद में चाइना के दम पे कूदा, दोनों ले लात मार दिया। तो ये मोरल है लेसन, किसी को दूसरे देश पे नहीं कूदना चाहिए। यूक्रेन तो कूद रहे थे, मरा गए छुट्टा। दूसरा कि हर देश को अपने खुद के विकास पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे के टांग नहीं लड़ाना चाहिए। हम लोग मंगल ग्रह तक चले गए, ये ससुरा अभी कश्मीर में घुसने के लिए सोच रहा है। तो अगर ये टांग नहीं लड़ाता, कश्मीर से 370 हट गया, धीरे धीरे आने वाली जितने कश्मीर के उग्रवादी हैं सब ये चोट्टे 30-40 साल में मर जाएंगे सब। उसके बाद नई जनरेशन वो भारत से कंधा मिला के चलेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा 370 क्या है। लॉन्ग टाइम में सोचिए यहाँ पर। दूसरा, हर देश को अपना एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। और सबसे जरूरी, आत्मनिर्भर बनिए। हम लोग आत्मनिर्भर की ओर बनेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे खतरनाक जो चीज किसी देश को बर्बाद कर देता है, धार्मिक लोगों का देश के ऊपर वर्चस्व हो जाना। यहाँ फ्रांस देखिए, फ्रांस के राजदूत को लात मारो, इनको मारो, उनको मारो। अरे यार, धार्मिक चीजें घर के अंदर की चीज है, बट देश के ऊपर धर्म हावी नहीं हो बनना चाहिए। क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज है जो कभी मतलब आप उसमें आपको प्रॉफिट लॉस कुछ सोचना ही नहीं देता आपको। तो पाकिस्तान में क्या हुआ, यही सारी समस्या हुई, धर्म हावी हो गया। आज पाकिस्तान गया जा रहा है यहाँ पे 2030 तक, ये गारंटी है, लिख लीजिए यहाँ पर, कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान टूटेगा और उसमें हम लोग भी अपना योगदान देंगे। क्योंकि डिजिटल इंडिया का यही तो फायदा है यहाँ पर, ताकि हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें एक चीज़ को समझने से पहले आपको कई अलग अलग चीज़ों की जरूरी होती है यहाँ पर। अब क्लास में क्या होता है कि आदमी पूरा का पूरा एक लंबा लेक्चर लिया रहता है क्लास में, डेली 4 घंटा 5 घंटा, तो एक फाउंडेशन बिल्ट हो जाता है, तो समझने में इजी हो जाता है। खैर, हमारी कोशिश रहती है कि एकदम सरल से सरल भाषा में आपको ये चीज़ों को समझाया जा सके। आई होप आप समझे होंगे। बाकी जो क्लासेज चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए और मेहनत लगा के पढ़ाई कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। भाई लोगों, आपने सारी वीडियो देख ली, तो एंड की बात पहले एंड से ही शुरू कर लेते हैं। जो बोला कि 100% ये टूटेगा, वो तो 100% है ही है। 100 साल की हिस्ट्री है वो, तो मैंने आपको कितनी वीडियोस में अपनी में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ 100 साल की है। 2047 में पाकिस्तान नहीं होगा, सिर्फ पंजाब रह जाएगा, उसको ये पाकिस्तान बना ले, वो अलग बात है। बाकी जो गारंटी वगैरह की है इन्होंने तोड़ने की 30 तक की, यार इससे थोड़ा सा मैं एग्री नहीं कर, हाँ एग्री भी कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे इनके हालात हैं तो हो भी सकता है। और एक चीज़ नहीं बता देता हूँ कि जो मैंने प्रोडिक्शन की हुई है वो 2030 से पहले हमें पीओके वापस लेने की है। हो सकता है कि बीच में ये भी हो जाए, इनका लग हो जाए, तभी ये सिनेरियो हमारा और भी बन जाए। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, ये पक्की बात है। 2018 के मिड में मैंने शुरू किया था अपना ट्विटर पे ये मुहिम शुरू की थी। मेरे तो 2-3 अकाउंट भी बंद हो गए। आप मेरी सबसे पहली वीडियो 18 फेब की देखोगे, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उसमें मैंने विद प्रूफ आपको बताया था कि मैंने ये ट्वीट किए हुए थे, ट्वीट किया था। उसके बाद तो ट्विटर हैंड आपको पता ही है, वो मेरा बैन बून कर दिया, कभी बंद कर दिया। 2-3 मेरे ट्विटर बंद हो चुके थे हैंडल, फिर मैंने ट्विटर छोड़ ही दिया कि वहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर लाइन इधर उधर लिख दो तो बस काम हो जाता था। तो 2018 से मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, एक तो मैंने प्रेडिक्शन ये की थी कि 22 ये जो कटोरा खाना ये पार नहीं कर पाएगा, पीएम नहीं रहेगा, तो वो प्रेडिक्शन हो गई थी। फिर मैंने बोला था कि इनका एक आएगा बहुत बड़ा, इनके सिनेरियो बनेगा जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स क्राइसिस का, तो वो भी मैंने बोला था कि जब इमरान खान 21-22 के बाद 20 के बाद शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, फिर इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होगी। तो वो अब आपका देख ही रहे हो। उसके बाद मैंने प्रेडिक्शन ये की थी कि 2030 से पहले हमारे पास पीओके आ जाएगा। उसमें ये भी कहा गया है कि 2040-45 से पहले ये क्लैप्स हो जाएगी, ये कंट्री इकोनॉमिकली फुल क्लैप्स पे होगी, ठीक है, जिस पे आप लगा लो
हो सकता है कि 500 रुपये डॉलर हो या कुछ हो, 300 डॉलर जो भी है, इकोनॉमिकली करंसी हो चुकी होगी। उसके बाद 2047 में इनका दी एंड है, ठीक है। 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्सों में हमें 3 कंट्रियाँ नज़र आएंगी वहाँ पे, ठीक है। सिंध, बलूचिस्तान और GBPOK तो हमारे पास आ जाएगा। GB आएगा 2040 का, मैंने बोला हुआ था। तो एनी हाउ देखो सिनेरियो बन रहे हैं, जैसे अब उसी सिनेरियो पे उसी जो हमने सोचा हुआ वही चाल पे चीज़ चल रही है। बाकी जो मैंने आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये तो जो इनका आर्मी चीफ है, ये भीख इसने अमेरिका से तो बोला ही है कि हमें IMF से भीख दिलवा दो 1.25 बिलियन की, कि हम नहीं तो हमारी लुटिया डूब जाएगी। अभी जो न्यूज़ खबर मिल रही है अंदर से कि ये अब अरब कंट्रियों के पास भी भाग रहा है इनका। इसने उससे भी गुहार लाई है कि आप भी अमेरिका को या IMF को बोलो कि वो हमें फंड जल्दी से जल्दी रिलीज़ करा दे। तो कहने का मतलब ये है, लेके इनका चपड़ासी से लेके, ठीक है, आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, ठीक है, इनका बड़े से बड़ा अहदेदार हो, इनका जज हो, कुछ भी हो, ये भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, ये घुटनों पे आके मांगते हैं भीख। यार एक भिखारी होता है, मैं तो ये सोचता हूँ यार हम भिखारी की कितनी करते हैं, वो भी उसकी भी एक इज्जत होती है, उसकी भी एक गैरत होती है। साली इनकी वो भी गैरत नहीं है, वो भी गैरत नहीं रही। कई लोग कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल पे है, कई लोग कहते हैं कि ये इनको मिल जाएगा तो सर्वाइव कर जाएंगे। देखो भाई, जब तक इंडिया ना इसकी सपोर्ट करेगा, और मेरी अपनी इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन भाइयों लोगों से इनकी सपोर्ट मत करने देना अपनी गवर्नमेंट को। इनकी सपोर्ट हम अगर 1 पैसे भी करेंगे ना, तो इनके लिए वो 1 रुपये वाली 1 रुपये जितनी सपोर्ट होगी। इंडिया इनको जितना धक्का देगा उतना ये बर्बाद होंगे, इंडिया को नहीं चाहिए। अब नई बात जो निकल के आ रही है, मेरे को नहीं पता कन्फर्म्ड है, लेकिन मेरे को भी थोड़ा सा इस पर विश्वास है, क्योंकि मैं जहाँ से मैंने रीड की है ना इनकी बातें, तो मेरे को भी लगता है कि ये हो सकता है 2023 में ये कोलैप्स करने की कर जाएगी कंट्री इकोनॉमिकली, ठीक है। उसका रीज़न मेरे को नहीं पता, समझ नहीं आया कि क्या है, लेकिन रीज़न आया भी हमें, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं। तो कहने का मतलब कि वहाँ पे मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने सुना है तो मार्शल लॉ लग सकता है इनका 2023 में, कभी भी लग सकता है, 23 के एंड में लग जाए, शुरू में लग जाए, मिडल में लग जाए। तो ये बातें सुनने को आ रही हैं। अब देखते हैं कि कितना, मैं इस पर ऐसा नहीं है जैसे मैं कहता हूँ कि 30 से पहले हमारे पास POK आएगा ही आएगा, मैं इतना श्योर नहीं कर सकता, लेकिन श्योर हूँ फिर भी। तो देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। बाकी इस कंट्री ने तो भाई जाना ही जाना है, ठीक है। एक बात दिमाग में रख लो, जो चीज़ पैदा हुई है उसको मरना ही मरना है, एक दिन ख़त्म होना ही होना है, ठीक है। हाँ, अब ये पैदा हुआ था तो इसने तो जाना ही जाना है। बाकी कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि धरती भी आई थी, इसने भी एक दिन ख़त्म होना है, लेकिन जिस दिन धरती जाएगी उस दिन फिर हमारा इंडिया, हम भी नहीं होंगे, तो वो अलग बात हो जाती है, वो तो फिर यूनिवर्सल चीज़ हो जाएगी ना। लेकिन जो एट अ टाइम प्रेजेंट है उसमें ये कंट्री पाकिस्तानी उड़ेगा ही उड़ेंगे, ठीक है, ये बचेगे नहीं, ये लैंडलॉक कंट्री बनेगी पंजाब की इनकी। तो बाकी ये है कि जो ये आप न्यूज़ सुन रहे हो, ये 72 हुरों के पास 5 इनके हेलीकॉप्टर में मारे गए हैं, चढ़ाई कर गए हैं, इसकी भी स्पेकुलेशन हो रही है, इसकी भी कोई है नहीं। इनका भी जितना मेरे को लगता है, जो मैं परसेंटेज लगा रहा हूँ वो लग रहा है मेरे को 70-75% ये BLA TTP इनका ही कांड किया हुआ लगता है। क्योंकि आप देखो हमारे यहाँ पे जब बिपिन रावत सर, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो हमारी कम से कम एक हफ्ता 10 दिन न्यूज़ चली थी, और एक एक चीज़ हमें क्या आ रही है, क्या जा रही है, क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है। इनकी सिर्फ 2 दिन न्यूज़ चली है, उसके बाद ठप हो गया। इन्होंने कोई उनकी वो नहीं दिखाए कैसे मरे हैं, उनके कोई बरी होते नहीं दिखाए, जहाँ कुछ इनके ना छुपा ली गई है चीज़ें, ना हेलीकॉप्टर के बारे में बताएगा, ना कुछ बताएगा, कुछ नहीं, नथिंग। क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर दिखाते ना तो उस पर इतना बड़ा मोरा हुआ दिखता कि जहाँ से मिसाइल लगी होती उस पर। तो इन्होंने वो चीज़ें नहीं दिखाई हेलीकॉप्टर की, जहाँ कुछ दिखाया नहीं। कह रहा नहीं हो, हमें क्या लेना देना, हमारा तो काम है कि वो, हमारा तो यही है खुशी कि वो शीमेल 72 हुरों के पास पहुँच गए ये, ठीक है, वहाँ करें अब इंजॉय बैठ के,
तो क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट है ना 72 हुरों के पास जाने का, मरने के बाद तो ये फिर 72 हुरों के पास जाते हैं, लेकिन ये अब इनको पता नहीं कि वो शीमेल है। चलिए खैर, तो भाई रही बात अमेरिका के अलजवारी को मारने की, ठीक है, तो उन्होंने मारा है। मेरे को नहीं लगता कि वो इन्होंने अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू ड्रोन भेजा होगा। ये ड्रोन आया है तो किसी जो 5 है ना ऊपरले सेंट्रल एशिया, उसमें से कहीं एक से आया है, जहाँ से एबटाबाद के लिए उसामा बिन लादेन को हराम के पिल्ले को मारने के लिए आए थे ना, ये वहाँ से ड्रोन आया है पाकिस्तान की तरफ से। आप मेरे साथ एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, क्योंकि आपके भी लॉजिक्स होंगे, लेकिन मेरा जो लॉजिक है, जब मैंने जहाँ तक न्यूज़ देखी हैं, जहाँ मैंने तक ऑब्जर्व किया है, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं गया। इसको मैं नहीं करूँगा भाई, मैं ऐसे ही बोलता रहूँ पाकिस्तान की तरफ से गया, ये गया वो गया, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लॉजिकली जो मुझे लगता है कि ये इनकी तरफ से ड्रोन का हमला नहीं हुआ। ये ड्रोन, हाँ ये श्योर शॉट है, ये इस बात से मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन ना दी हो, जा हाँ इनके पास पहले वो था, आज से 3-4 महीने इनके पास पहले वो था, पाकिस्तान में था, इसको शिफ्ट किया गया था वहाँ पे, इसका पक्का आ रहा है। और उसके बाद जो खबर दी है अमेरिका को, इन्होंने दी है, क्योंकि ये माँ बहन भी भेज देते हैं ना, तो इन्होंने अपना प्रेशर जो इकोनॉमिक क्रंच को बचाने के लिए अमेरिका को जो बोला है, क्योंकि हर चीज़ का लेन देन होता है, ये एक हाथ से दिया जाता है, एक हाथ से लिया जाता है, ठीक है। अमेरिका ने बोला क्या कर सकते हो, उन्होंने कहा कि अलजवारी को हम मरवा सकते हैं। तो इनकी इंटेलिजेंस का कितना 20% है, 50% है, 100% है, मेरे को नहीं पता, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस ही और प्लस अफगान की भी हो सकती है। अब परसेंटेज का आप सब लगा लो कि कितनी हो सकती है। ये खबर इन्होंने परफेक्ट टू द पॉइंट, ये आईएसआई के बिना नहीं हो सकती। जो ये लड़कियाँ जो भी गुरके वाली इन्होंने दिखाई थी, ठीक है, जो भी उन्होंने वहाँ पे इंटेलिजेंस गैदर की है, वो इनका जो आईएसआई है उसका काम है। क्योंकि आईएसआई आप ये नहीं कह सकते कि नंबर 1 है, लेकिन आईएसआई बहुत दिमागी है, उन्होंने ये काउंट करवाया है इसका अलजवारी का, ठीक है। तो ये इस बात की तो मैं 100% मान सकता हूँ कि हाँ पाकिस्तान का इंटेलिजेंस देने में 110% पार्ट होगा ही होगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। ड्रोन की बात रही, वो मैंने आपको बता दिया कि ये किसी 5 सेंट्रलाइजेशन जो कंट्री है ना, स्थान है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो भी हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं से ये ड्रोन उड़ाया है और वहाँ से इन्होंने मारा है उसको। और देखो इतना, एक होता है कि खिड़की पे आया, इतनी टाइमिंग परफेक्ट, वो भी साला कुत्ते का बच्चा अलजवारी, साला मेरे को लगता है जैसे 4 बजे आना ना, डेली 4 बजे आके खड़ा ही होता होगा, वो भी ऐसा कुत्ते का बच्चा था, तभी इंटेलिजेंस मिली ना कि वो खिड़की पे इतने टाइम पे आता है। तो ड्रोन भी उसी वक्त उड़ रहा था, परफेक्ट टाइम भी वही था, ठीक है। और पता नहीं आधा घंटा खड़ा या 15 मिनट करता था, पता नहीं उसको अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। साला कुत्ते का बच्चा वहां ही मारा गया। हाँ अंदर होता तो ये कह सकते थे कि उन्होंने धमाका करके पूरी बिल्डिंग उड़ा दी कि कहीं पे भी हो, चाहे साला टॉयलेट में बैठा होता, कहीं पे भी बैठा होता, मारा गया। लेकिन वो खिड़की पे स्पेशल एक ऐसे बॉम्ब के थ्रू मारा गया कि जो सिर्फ जैसे गोली होती है ना, ये आप बड़ी गोली समझ लो, बहुत बड़ी गोली थी, वो जाके इसकी छाती में घुसी थी, ठीक है। तो आप सोचो कि इतना परफेक्ट, इतना टाइम, और उनको जब ड्रोन से ये मिसाइल छोड़ी गई तो उसमें आने में भी टाइम लगा होगा, उनको पता होगा कि ये यहाँ पे खड़ा ही रहेगा इतने टाइम, तो क्या परफेक्ट टाइमिंग से मारा है। और ये बिना रेकी के या बिना इंटेलिजेंस के नहीं हो सकता। और ये इंटेलिजेंस इतनी औकात नहीं है अफगानियों की, इतनी इंटेलिजेंस ही उनकी तकड़ी हो या किसी और की, ये आईएसआई वालों का ही कांड है, इन्होंने ही किया पाकिस्तान वालों ने। बाकी यहाँ तक थी वीडियो मैंने आपको दिखानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। देखिए यहाँ आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब किया करो। आप चैनल देखते हो, चैनल देख के सब्सक्राइब करते नहीं हो, सब्सक्राइब करके रख लो। नहीं देखना ना देखो, सब्सक्रिप्शन जरूरी होती है, सब्सक्राइब करके आप सोल्जर बन जाते हो। कभी ना कभी आपके सामने वीडियो आ जाती है, कई बार आपको लगता है कि यार ये वीडियो देखने वाली है, तो देख सकते हो, ठीक है। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो नेशन फर्स्ट के आप सोल्जर बन जाते हो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में। तो हमें जितना भी हो सके हमें उतनी पावर लेके आनी है, ताकि हम ये पाकिस्तानियों के साथ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ सकें। आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है लड़ाई, ठीक है। ये भी एक फ्रंट की लड़ाई है, ये सबसे पहले यही लड़ाई रहेगी। जैसे अभी चाइना कर रहा है ना ड्रामे, तो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ही है उसके लिए, ठीक है। ड्रावा देना, मिसाइल इधर से उधर
हालांकि ये सिर्फ जैसे न्यूज़ फैला देना, कुछ ये फैला देना, तो ये होती है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में साइकोलॉजिकली। पहले आप दुश्मन को साइकोलॉजिकली कितना आप वीक कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडियन यूट्यूबर को हमेशा सपोर्ट करो, ठीक है, जितना हो सके। जितनी हमारे पास पावर होगी, उतनी इन्फॉर्मेशन होगी, उतना हम लोगों को अवेयर करेंगे और पाकिस्तानियों को उतना ठोकेंगे। तो यहाँ तक थी वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और मैंने अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ अगर आप इस इन्फॉर्मेशन में वॉरफेयर में इंडिया के लिए कुछ वाकई कुछ करना चाहते हैं तो उसमें जाइए, मेरे साथ लिंक कीजिए। मैं आपको कॉन्टैक्ट बताऊंगा कि कैसे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ी जाती है, उसके कैसे कैसे हम पाकिस्तानियों को ठोकने के तरीके वहाँ पे बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ओपन में हम नहीं बता सकते। तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए टेलीग्राम में, और वहाँ जाके आप मेरे को मैसेज डालिए, मैं आपको रिप्लाई बैक दूंगा। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।